एवरीवन, वेलकम टू 24/7। मैं रिया चौहान, आपकी दोस्त और होस्ट, स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने फेवरेट चैनल पर। और आज इस 20 मिनट रिवीजन सीरीज में मैं आपके लिए चैप्टर लेकर आई हूँ एग्रीकल्चर, जो देखने में तो काफ़ी बड़ा लगता है लेकिन है बहुत प्यारा सा। अगर आप भी एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से आते हैं तो आपके लिए तो बहुत आसान है, जैसे मेरे जैसे। काफ़ी अच्छे से आपको ये चैप्टर समझ में आ जाएगा। एग्रीकल्चर के बारे में हम इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि अब आप इस लेवल पे आ चुके हैं कि आप अपने देश की इकोनॉमी को समझें। एग्रीकल्चर काफ़ी बड़ा सेक्टर है हमारे यहाँ पे। मोस्ट ऑफ द पीपल एग्रीकल्चर सेक्टर में एम्प्लॉयड होते हैं, तो वहाँ पे कैसी कैसी चीज़ें हैं, क्या क्या है, कब कब होती है, ये सब समझना ज़रूरी है। शुरुआत में हम टाइप्स ऑफ फार्मिंग समझते हैं, जिसमें हम प्रिमिटिव, इंटेंसिव और कमर्शियल फार्मिंग देखते हैं। कमर्शियल में ही प्लांटेशन आ जाता है। फिर उसके बाद में हम क्रॉपिंग सीजन्स देखते हैं। इंडिया में क्रॉपिंग पैटर्न क्या है, तो रबी, खरीफ और ज़ैद सीजन के बारे में हम समझते हैं। फिर उसके बाद में हम सारी मेजर क्रॉप्स के बारे में समझ लेते हैं, जैसे वीट, राइस, मिलेट्स, मेज़, पल्सेस, इन सब के बारे में बात करते हैं। फिर उसके बाद में हम देखते हैं फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन्स, जो कि ग्रेन के अलावा है लेकिन फूड क्रॉप है। तो इसमें हमारा हॉर्टिकल्चर आ जाता है, शुगर केन, ऑयल सीड्स आ जाती है, टी, कॉफ़ी आ जाता है। फिर उसके बाद में हम समझते हैं ऐसी क्रॉप्स जो कि खाने वाली नहीं है, ठीक है। तो नॉन फूड क्रॉप के बारे में बात करते हैं, जो कि उगाई जाती है पर हम खा नहीं सकते, जैसे हेम्प, कॉटन, सिल्क और जूट। इसके बारे में समझने के बाद में हम देखते हैं कि आखिर हमने क्या क्या इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स किए जिससे कि एग्रीकल्चर को सुधारा जा सके और फूड सिक्योरिटी कैसे क्या इंडिया में है। एक एक करके सबकी बात कर लेते हैं, चैप्टर को समाप्त करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे टाइप्स ऑफ फार्मिंग, जिसमें हम देखते हैं सबसिस्टेंस फार्मिंग और कमर्शियल फार्मिंग। सबसिस्टेंस के दो टाइप्स है, प्रिमिटिव और इंटेंसिव। सबसिस्टेंस का मतलब होता है इतनी ग्रो कर लेना कि हमारा जीवन निर्वाह हो पाए। अब प्रिमिटिव में वो मेथड्स आ जाएंगे जो बहुत पुराने समय में होती थी, जिसमें कोई आपके फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड नहीं डलते थे, लेबर काम करते थे, हाथ से उगाते थे, हाथ से कटाई करते थे, डो, प्लो वगैरह सबकी मदद से जो है वो सारा कुछ काम होता था। साथ ही साथ में इसमें आप स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी देख लेते हो, जिसमें उगाने के बाद में फसल को काट के फिर जगह को जला दिया जाता था, फिर दूसरी फसल पे हम शिफ्ट हो जाते थे, दूसरी जगह पे शिफ्ट हो जाते थे, क्योंकि यहाँ पर फर्टिलाइज़र नहीं यूज़ होता था, पूरी तरीके से मॉनसून पर डिपेंडेंट होता था, इसलिए बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिविटी निकल के नहीं आती थी। ये बात होगी प्रिमिटिव की। अब हम बात करते हैं इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग की। तो इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग नई मेथड के साथ में होता है। इसमें क्या हो गया ना कि जैसे जैसे समय बदलता चला गया, इनहेरिटेंस के कारण हमारे पास में छोटी छोटी ज़मीन आने लगी। जैसे दादाजी परदादा की ज़मीन थी, फिर वो उनके 3 भाइयों में बटी, फिर वो ज़मीन इनके बच्चों में बटी, उनके बच्चों में बटी, तो छोटी छोटी होती गई। अब यहाँ पर हम क्या करें कि हम हमारा भी जीवन निर्वाह हो जाए, हमारे घर के लिए भी निकल जाए, साथ ही में हम थोड़ा बहुत बेच भी दें। ऐसा करते हैं, हमारे यहाँ पे भी होता है, ठीक। तो इंटेंसिव फार्मिंग की अगर हम बात करें तो यहाँ पे बायोकेमिकल्स यूज़ किए जाते हैं, बहुत एक्सटेंसिव अमाउंट पे नहीं। बायोकेमिकल्स हम यूज़ करेंगे, चाहे तो लेबर के साथ में, चाहे तो हम घर वाले मेंबर्स या फिर लेबर के साथ में काम कर सकते हैं। प्रिमिटिव में घर के मेंबर ही काम करते थे। हाँ, अगर मैंने लेबर शब्द बोला तो सॉरी, घर के मेंबर ही यूजुअली काम किया करते थे। अभी इंटेंसिव में आप लेबर्स देख सकते हो कि हायर कर लेते हैं लोग, ठीक। तो ये किसकी बात हो गई, इंटेंसिव सबसिस्टेंस की बात हो गई। बढ़िया सा काम यहाँ पर भी होता है, बस ये है कि छोटी ज़मीन से ज़्यादा उपज निकालने के लिए प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है लैंड पे। वही हम कमर्शियल फार्मिंग की बात करें तो कमर्शियल फार्मिंग सोनली बेचने के पर्पज से होता है, प्रॉफिट अर्निंग के पर्पज से, ठीक। तो यहाँ पे हाई HIV सीड्स, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर, फलाना ढिकाना, जितनी भी टेक्निक्स लग सकती है इतनी टेक्निक लगाते हैं और बेचना, पूरा प्रॉफिट वाले का जो काम होता है, अर्निंग वाला काम, ये कमर्शियल फार्मिंग में देखा जाता है। इसी में प्लांटेशन एग्रीकल्चर भी आ जाता है, जिसमें एक जैसी बड़ी सी ज़मीन पे एक जैसी क्रॉप ग्रो होती है। जैसे हम टी, कॉफ़ी के नहीं देखते वो वहाँ ताज वगैरह के एडवर्टाइजमेंट में, वैसा वाला। तो शुगर केन हो गया, टी, कॉफ़ी, ये सब हो गया, ये सब प्लांटेशन क्रॉप्स है और बड़ी बड़ी ज़मीन पे एक साथ जो है वो उगाई जाती है। क्लियर। तो ये तो हमारी क्या हो गई, हमने टाइप्स ऑफ फार्मिंग हमने देख ली। अब हम देखते हैं इंडिया के सीजन्स, क्रॉपिंग पैटर्न क्या है। तो रबी, खरीफ और ज़ैद सीजन। इसमें आप खरीफ सीजन को सबसे पहले उठाओ, क्योंकि बारिश के मौसम से हम शुरुआत करते हैं। जून जुलाई में बोनी की जाती है। खरीफ सीजन में राइस यूजुअली इसमें ग्रो किया जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी लगता है, ऊपर का बारिश का पानी इरीगेशन से काम नहीं चाहिए चलता, डुबमा पानी चाहिए होता है ज़मीन तक का। काफ़ी ज़्यादा जिन क्रॉप्स को रेनफॉल की ज़रूरत होती है वो क्रॉप्स इस सीज़न में ग्रो की जाती है। तो ये क्रॉप्स क्या कहलाएंगी, खरीफ, जिसमें सोनिंग जो है वो हमारी जून जुलाई के आसपास होती है और हार्वेस्ट जो है वो सितंबर अक्टूबर के आसपास हो जाता है। अब जैसे ही इसकी हार्वेस्टिंग होगी वैसे ही हम नई क्रॉप ग्रो करने लगेंगे। तो फिर उसके बाद में हम रबी क्रॉप ग्रो करते हैं ठंड वाले सीजन में। तो जो नवंबर दिसंबर वाला पार्ट रहता है, जगह के हिसाब से पहली बारिश, यहाँ पर भी इस समय पे भी ठंड में एक आध बारिश होती है ना, थोड़ी बहुत बारिश की ज़रूरत पड़ती है, बाकी इरीगेशन से काम चल जाता है। तो वीट यूजुअली यहाँ पे ग्रो होता है ठंड के समय में। नवंबर दिसंबर में जो है वो बोनी लोग
लोग अपने हिसाब से कर लेते हैं। फिर उधर मार्च में हार्वेस्ट होता है। तो वीट का देखो आप सुनहरी कलर निकल के आता है, इसीलिए निकल के आता है, ये आखिरी समय पे इसको बहुत ज़्यादा धूप चाहिए होती है और धूप से इसका कलर जो है वो सुनहरी हो जाता है। तो इसमें भी हम बहुत सारी क्रॉप्स देखते हैं, स्पेशली जो है वो वीट एक रबी क्रॉप होती है। इसके बाद में हम बात करें तो हमारे कौन से महीने बचे, इधर हमारा जून जुलाई और इधर मार्च। तो मार्च से जून के बीच के जितने भी महीने होते हैं ना, इस समय पे हम देखते हैं गर्मी वाले मौसम में खूब फ्रूट्स आते हैं, खूब वेजिटेबल्स आती हैं। तो ये ज़ैद सीजन होता है, इसमें वेजिटेबल फ्रूट जो है वो 1-2 महीने में ग्रो करके हार्वेस्ट भी हो जाते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा चलता है। गन्ना शुगर केन एक ऐसी चीज़ है जिसको साल भर लगता है ग्रो करने में, क्योंकि काफ़ी हैवी बल्की होता है, जूसी उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा होता है। तो ये क्या हो गई, हमारी सीजन्स हो गए। अब सीजन्स के बाद में हम मेजर क्रॉप्स की बात करें तो मेजर क्रॉप में आ जाएगा राइस, फिर आ जाएगा वीट, फिर आ जाएगा मिलेट्स, मिलेट्स के बाद मेज़, मेज़ के बाद पल्सेस। तो ये जो है ये मेन आपकी मेजर क्रॉप से जो इंडिया में ग्रो की जाती है। वीट के बारे में आपको पता है, सुनहरी कलर का होता है, शुरुआत में ठंडा मौसम, बाद में हार्वेस्ट के समय पे एकदम बहुत ज़्यादा सनशाइन की इसको ज़रूरत होती है। ठीक है, मीडियम रेनफॉल में इसका काम चल जाता है। साथ ही साथ में अधिकतर ब्लैक सॉइल पे भी इसको आप देखोगे ग्रो हो जाती है, दूसरी सॉइल्स पे भी चल जाता है। मेजर छोटी छोटी चीज़ें इनके बारे में ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि बहुत सारा हम दिमाग में लेके चल रहे, छोटा सा ध्यान रखोगे तो कवर आपका हो जाएगा, क्योंकि मोस्टली MCQs वगैरह में आएगा तो आएगा, बाकी इतना ज़्यादा नहीं। राइस की हम बात करें तो बहुत ज़्यादा कंजम्पशन होता है राइस का भी हमारे यहाँ पे, है ना। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्रॉप है राइस भी, बहुत ज़्यादा पानी इसको चाहिए होता है। पानी के साथ साथ में जो है बारिश वाले मौसम में इसको हम आसानी से ग्रो कर लेते हैं। ठीक, पंजाब वाले रीजन में, हरियाणा वाले रीजन में काफ़ी ज़्यादा राइस ग्रो होता है। वीट की अगर हम बात करें तो ग्रीन रिवॉल्यूशन से वीट जो है वो काफ़ी ज़्यादा बूस्टअप हो गया है, वीट की ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा बूस्टअप हो गई है। ठीक, ये हो गया राइस वीट। वीट के बाद में अगर हम बात करें तो मिलेट्स ऐसे कोर्स ग्रेन दानेदार जो होते हैं ना वो वाले, और हाईली न्यूट्रिशियस वैल्यू इनकी होती है। ये अधिकतर जहाँ पे सूखा एरिया होता है ना वहाँ पे ग्रो होते हैं। ठीक है, वहाँ पे ग्रो होते हैं और बहुत न्यूट्रिशियस, आपने देखा है बाजरा, ज्वार, रागी, ये सब जो है वो राजस्थान वाले एरिया में ज़्यादा ग्रो होते हैं। और साथ ही साथ में इनमें न्यूट्रिशियस वैल्यू इतनी ज़्यादा होती है कि मोटी मोटी रोटियाँ बना के लोग अक्सर खाते हैं ताकत के लिए, है ना। पुराने ज़माने में तो कहाँ बाकी सारी गोली दवाइयाँ होती थी, इसी से जो है वो न्यूट्रिशन बना के रखते थे। कोर्स ग्रेन कहलाता है, हाईली न्यूट्रिशियस होता है और बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। स्वाद में थोड़ा ठीक ठाक रहता है लेकिन न्यूट्रिशियस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। कोर्स ग्रेन भी इसको कहा जाता है। इसके बाद में अगर हम बात करें मेज़, तो अगर आपसे ये पूछा जाए ऐसी क्रॉप जो कि बहुत फूड एंड फॉडर की तरह यूज़ की जा सकती है, तो उसमें आएगा मेज़। मेज़ भुट्टा ऐसी क्रॉप है जो कि फूड और फॉडर, है ना, चारे और खाने दोनों की तरह यूज़ की जा सकती है। काफ़ी ज़्यादा इंडिया में ग्रो होती हुई हमें दिखाई देती है। इसके बाद में हम देखें पल्सेस, तो पल्सेस लेग्यूमिनस क्रॉप्स भी कहलाती है। एनवायरनमेंट का न्यूट्रिशन लेके सॉइल को देती है। तो हम इसको अधिकतर क्रॉप रोटेशन में लगाते हैं कि एक क्रॉप ग्रो कर ली, फिर पल्सेस लगा दिया, फिर क्रॉप ग्रो कर ली, फिर पल्सेस लगा दिया। तो इससे क्या होता है ना कि जैसे एक क्रॉप ने सॉइल का न्यूट्रिशन सारा ले लिया ग्रो होने के लिए, फिर न्यूट्रिशन कम हो गया, तो अब आप क्या कर दो, पल्सेस लगा दो। पल्सेस लगाओगे तो एनवायरनमेंट उसकी ऐसी क्वालिटी रहती है कि एनवायरनमेंट का जितना भी न्यूट्रिशन है ना वो सॉइल को दे देती है, फिर से सॉइल एनरिच हो जाती है, फिर आप नई क्रॉप लगा लो। एक्सेप्ट अरहर दाल, है ना, तुअर दाल के अलावा बाकी सारी क्रॉप, बाकी अधिकतर पल्सेस जो हैं वो लेग्यूमिनस ही होती है और काफ़ी ज़्यादा क्रॉप रोटेशन में लगाई जाती है। इंडिया में काफ़ी ज़्यादा पल्सेस जो है वो तो खाते ही हम, दाल तो हमको सुबह में से शाम तक एक टाइम में तो चाहिए ही चाहिए। ये हमारी कौन सी क्रॉप्स हो गई, मेजर क्रॉप। मेजर क्रॉप के बाद में अगर हम बात करें फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन्स में, तो इसमें हम देखते हैं ऑयल सीड्स, करीब 12% से ज़्यादा हिस्सा जो है वो हमारा ऑयल सीड्स का होता है। हम ऑयल काफ़ी ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं, हर खाने में तेल मसाला हमको काफ़ी ज़्यादा चाहिए होता ही है। इसके साथ में हम बात करें शुगर केन, तो शुगर केन जो है वो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल दोनों रीजन में ग्रो करता है, पर साल भर का समय इसको लगता है ना। फिर हम शुगर, गुड़, जैगरी वगैरह हमारी इंडस्ट्रीज जो है इन शुगर केन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट रहती हैं। इसी के साथ में हम ऑयल सीड, शुगर केन के बाद में हम बात करें तो और कौन कौन सी क्रॉप्स आपको फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन्स में दी हुई है, देख लीजिएगा। मतलब मेजर क्रॉप्स जो है वो यही सारी क्रॉप्स। इसके अंदर आपका टी कॉफ़ी आ जाएगी, दोनों प्लांटेशन क्रॉप है, टी कॉफ़ी दोनों प्लांटेशन क्रॉप है, लंबे लंबे एरिया में ग्रो होती है और फिर प्रॉफिट अर्निंग के बेसिस पे आपको जो है वो चलाया जाता है। कॉफ़ी की पर्टिकुलरली बात करें तो अरेबिका वैरायटी जो शुरुआत में येमेन से आई थी ना, वो हमारे यहाँ की काफ़ी फेमस है, वर्ल्ड फेमस है और पूरे वर्ल्ड में डिमांड इसकी रहती है। तो कॉफ़ी जो है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है, टी तो हम लेते ही लेते हैं। ठीक, इसके बाद में हम देखें हॉर्टिकल्चर क्रॉप भी इसी के अंदर आ जाएगी, जो फ्रूट्स वेजिटेबल्स। तो हमारे बहुत सारे रीजन ऐसे जैसे रत्नागिरी के आम, अलग अलग जगह पे पाइनएप्पल, कहीं के ग्रेप्स, कहीं के ऑरेंजेस काफ़ी ज़्यादा फेमस है और पूरे वर्ल्ड में डिमांडेड रहते हैं, है ना। नॉर्थ साइड के हम एप्पल्स की बात कर लो, बहुत ज़्यादा फेमस। तो हॉर्टिकल्चर क्रॉप भी इंडिया में देखने को मिलती है।
इसके बाद में हम बात करें अगर फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन्स हमारा हो गया। अब बात करें नॉन फूड क्रॉप्स की, तो कॉटन हो गया, जूट हो गया, है ना, सिल्क तो हम सिल्क वॉर्म वो कीड़ों से जो है वो बनाते हैं, कुकुन वुकुन से, उससे बन जाता है, उसको सेरिकल्चर कहा जाता है। सिल्क बनाने वाला जो प्रोसेस होता है उसको सेरिकल्चर कहते हैं। हेम्प के बारे में आपको ज़्यादा बताया नहीं है। कॉटन की अगर हम बात करें तो ब्लैक सॉइल पे होता है कॉटन, तो हमारे टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हमारे यहाँ पे बहुत ही फाइन क्वालिटी का कॉटन ग्रो होता है और इसी से हमारा वीविंग सेक्टर और टेक्सटाइल वाला इंडस्ट्री पूरा का पूरा रन होता ही है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कॉटन हमारे यहाँ पे। जूट की हम बात करें तो बंगाल वाले रीजन में काफ़ी अच्छा जूट हमारे यहाँ पे प्रोड्यूस होता है। जूट बहुत अच्छी क्वालिटी का भी है, प्रोड्यूस भी ज़्यादा होता है। हुगली रिवर, हुगली बेसिन की हम बात करें अगर, तो वहाँ पर भी जो है वो जूट काफ़ी ज़्यादा प्रोड्यूस होता वो हमें दिखाई देता है। तो ये हमारी जो है वो कौन सी क्रॉप्स हो गई, नॉन फूड क्रॉप भी हो गई। कितना आसान है, मेजर दो लाइन भी अगर आपने सबकी ध्यान रख ली ना तो मोर देन इनफ है। इससे ज़्यादा आप बहुत ज़्यादा लोड ले लेके कि एक चीज़ में याद रखूँ, इतना करने की ज़रूरत नहीं है। आप ऐसे माइंड में, दिमाग में बना लेना, फिर रिलेटेबल अगर आपको ऑप्शन दिखेंगे ना तो आप एलिमिनेट करके भी कर पाओगे। क्लियर। उसके बाद में हम देखें तो थोड़ा सा हम एग्रीकल्चर को रिवाइंड कर लेते हैं टेक्नोलॉजिकल और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स के लिए, कि हमारे यहाँ पे शुरुआत से हम लोग एग्रीकल्चर में काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट रहे, बहुत सारे लोग एग्रीकल्चर में एम्प्लॉयड रहे। अब यहाँ पे क्योंकि जैसे जैसे समय बदलता चला गया तो हमें टेक्नोलॉजी लाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि लोग जो है वो पूरी तरीके से एग्रीकल्चर पे हैं और एग्रीकल्चर वाले लोग पूरी तरीके से बारिश पे डिपेंडेंट रहते हैं कि पानी गिरेगा तो फसल सुधरेगी, पानी नहीं गिरा तो पूरी की पूरी मेहनत, पूरी की पूरी फसल खराब। जैसे आप जॉब में काम करते हो तो आप 1 महीना बिना पैसे के काम करते हो, फिर आपको मंथ एंड पे पैसा दिया जाता है ना, आपको मेहनत पूरे समय पे करनी पड़ती है। तो यहाँ पे तो आपको हाथ से मेहनत करनी है, लेकिन अगर आप एग्रीकल्चर की बात करोगे ना तो आपको पहले पैसा लगाना पड़ता है, सीड खरीदने के लिए, अलग अलग चीज़ें खरीदने के लिए, लेबर लाने के लिए, सब कुछ करने के लिए आपको पैसा लगाना पड़ता है। उसके बाद में आपकी फसल आपके हाथ में आती है। सोचो अगर वो बिगड़ जाए तो कितनी ख़राब स्थिति होती है। तो इसीलिए हमें टेक्नोलॉजिकल और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म लाने की ज़रूरत है, क्योंकि एक तो बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है, दूसरा पूरी तरीके से एग्रीकल्चर पूरा मानसून पर डिपेंडेंट है, तो अधिकतर गड़बड़ होते हुए हमें दिखाई देती है। कई सारे किसान जो है वो लोन ले लेकर एग्रीकल्चर में अपना योगदान देते हैं, फिर उनका लोन में घिर जाते हैं, कर्ज में डूब जाते हैं, फांसी लगा लेते हैं, बहुत सारी समस्याएं जो है वो होती है। इस वजह से टेक्नोलॉजिकल और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए सबसे पहले हमारा जब फर्स्ट 5 ईयर प्लान बना था उसमें हमने इनको इंक्लूड किया था, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन की कहीं ना कहीं कमी रह गई, सिर्फ बातों बातों में वो सारी स्टेप्स रह गई। फिर हमने लैंड कंसोलिडेशन भी किया, हमने ज़मीन जो टुकड़े टुकड़े में बढ़ चुकी थी उसको हमने बड़ी करने की कोशिश की, सबको जोड़ने की कोशिश की, ठीक है। अलग अलग ज़मींदारी सिस्टम वगैरह जो थे वो पूरी तरीके से हटाए इंडिपेंडेंस के बाद में। तो ये तो कुछ चीज़ें हो गई। इसके बाद में अभी भी हमें और भी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है, और अच्छा करने के लिए हमने किसान क्रेडिट कार्ड की भी शुरुआत की, कि बंदा जो है वो किसान जो नॉर्मल क्रेडिट कार्ड होता है वैसा ही क्रेडिट कार्ड किसान के नाम पे जनरेट होगा, जो कि उसको पैसे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्रेडिट कार्ड के थ्रू वो सारे सामान खरीद सकता है, लगा सकता है, फसल आएगी उसके बाद में वो पैसा पे कर सकता है ना। भले उसको कोई जैसे ऐसे पहले क्या करते थे लोग, एक दूसरे से मांगते थे और कर्ज में डूब जाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। क्रेडिट कार्ड से काफ़ी हद तक किसानों को बहुत ज़्यादा सुविधा हुई है। वेदर फोरकास्टिंग बुलेटिन हमने शुरू की ताकि किसान को पहले से पता चल जाए कि इस साल का मौसम कैसा रहने वाला है, उस हिसाब से वो अपनी खेती की प्लानिंग की। एमएसपी की हमने शुरुआत की कि किसान क्या करता है, जैसे मान लो कि फसल बोई, अब मान लो एग्रीकल्चर प्राइस गिर गई है ना, भाई कोई सा सामान सस्ता हो गया तो ये भी अगर सस्ते में बेचेगा तो बेचारे को नुकसान हो जाएगा। तो ऐसे में सरकार क्या करती है, एमएसपी पे ही खरीदती है, खुद एमएसपी पे खरीदेगी, खुद अच्छे अमाउंट में खरीदेगी ताकि किसान के पास में पैसा जाए और फिर जो है वो भले सस्ते में बेचेगी, और नुकसान सरकार उठाती है इस समय पे, ताकि किसान जो फसल ग्रो कर रहा है उसे कोई नुकसान ना हो। ऐसी कई सारी चीज़ें हमने की ताकि किसान को बढ़ावा मिले और वो अपनी जान से हाथ ना धो बैठे और हम लोग सेल्फ सफिशिएंट देश बने रहें। और भी बहुत सारी चीज़ें हमने, इंडस्ट्रीज सेटअप करना शुरू की है, ICAR बनाया हमने, रिसर्च सेंटर बनाया ताकि हम लोग और भी इनपुट्स देते रहें, रिफॉर्म्स हम लाते रहें और एग्रीकल्चर को और ज़्यादा स्ट्रेंथन करें। साथ ही में फूड सिक्योरिटी की हम बात करें तो 2 चीज़ हम फूड सिक्योरिटी में देखते हैं कि मान लो वैसे तो हम सेल्फ सफिशिएंट है, हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा खेती होती है, लेकिन मान लो किसी साल सूखा पड़ गया, किसी रीजन में अर्थक्वेक आ गया, किसी रीजन में फ्लड आ गया, तो ऐसे में वहाँ की फसल तो पूरी बर्बाद हो जाएगी, फिर वहाँ के लोग क्या खाएंगे। तो इसलिए हम बफर स्टॉक और PDS जो है वो रखते हैं। बफर स्टॉक मतलब हम एक्स्ट्रा स्टॉक बचा के रखते हैं कि इन केस अगर देश में ये दिक्कत आई,
कोई सी भी परेशानी आई तो उस बफर स्टॉक, उस एक्स्ट्रा स्टॉक इतना हम रखेंगे कि सारे के सारे लोगों के भोजन की व्यवस्था की जा सके। पीडीएस यानी कि जो गरीब वर्ग है भाई उनको भी खाना चाहिए होता है, जिनके पास में खेती बाड़ी नहीं है, जिनके पास में घर ज़मीन नहीं है, वो फिर खाना अगर गेहूँ चावल अच्छी क्वालिटी के खरीदने जाएंगे तो उनको बहुत महंगा पड़ेगा। इसलिए राशन शॉप्स, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स आप देखते हो हर जगह पर अवेलेबल होता है। इवन जहाँ पर नेचुरल कैलामिटीज़ आती है वहाँ पर भी हम पीडीएस के थ्रू जो है अपना सिस्टम जो है वो चलाते हैं और लोगों तक खाना जो है वो डिस्ट्रीब्यूट आसानी से कर पाते हैं। तो इस तरीके का मैनेजमेंट भी इंडिया में अवेलेबल है। एकदम बढ़िया सा एग्रीकल्चर है इंडिया का। आई होप आपको एग्रीकल्चर अच्छे से समझ में आ गया है इन डिटेल, विद टॉपिक वाइज, विद पॉइंट वाइज। अगर आपको चाहिए तो वन शॉट आपके लिए अवेलेबल है जिसमें स्लाइड्स में आपके लिए सारी चीज़ें लिखी हुई है। ये वाली वीडियो स्पेशली आपको एग्जाम के समय पे काम आएगी ताकि आपको पूरा माइंड मैप बन जाए और दिमाग में चीज़ें रिवाइज हो जाए। अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ में, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना ताकि आप ऐसे कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना कर जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।